वक्त स्टूडियो में हमारे साथ कमांडर वीके जेटली बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस युद्ध को किस तरफ लेकर के जा रही है, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई कंट्रीज इसके जद में आ गए और ये मिसाइल अटैक लगातार ईरान कर रहा है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। 20 उसके शिप्स जो हैं वो डुबाए जा चुके हैं। टोटल शिप उसके पास लगभग जस्ट 100 प्लस के आसपास हैं, 107 मेरे ख्याल से। तो अब ईरान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ हार की तरफ जा रहा है। वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले थोड़ा ज़्यादा खूब जलता है दबा करके। तो ईरान की हालत कुछ हद तक वैसी है। वो अटैक कर रहा है, एक के बाद एक जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सबके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन सर जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं कि हमने तो भाई अमेरिका को उसका जो प्लान ए था हमने उसको फेल कर दिया है, तो क्या ये भी बात कहना फिर स्वाभाविक होगा कि ईरान हार के कगार पर है? देखिए, यूएस का जहां तक सवाल है, हो सकता है कि जो एक बात कही जाती है कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और शायद अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ये युद्ध एक हफ्ते के ज़्यादा चल जाएगा। अब एक सप्ताह हो चुका है तो ईरान ने अभी तक घुटने टेके नहीं हैं। ईरान अभी भी लड़ रहा है, लेकिन कब तक लड़ेगा ये मेरे विचार से बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। उसके लगभग एयरपोर्ट्स तबाह हो चुके हैं। उसकी जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी मिसाइल द्वारा की, उन पर भी बड़े जबरदस्त हमले हो चुके हैं। 8वां दिन है आज उस जंग का। इससे पहले जून 2025 में जब इस तरीके की परिस्थितियां बनी थी तो 12 दिन तक वो जंग चली थी। हालांकि तब सूरत हाल कुछ और था। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जरा वो आपको बता देते हैं। गल्फ कंट्री पर ईरान का हमला लगातार जारी है। सऊदी अरब पर ईरान का ड्रोन अटैक देखने को मिला। शब्बाह फील्ड की ओर ईरान के ड्रोन इंटरसेप्ट हुए। सऊदी सेना ने 4 ड्रोन नष्ट करने का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर है। लगातार हम आपको ये बताते चले कि अब जो बाकी के देश है उन पर भी अटैक्स लगातार जारी है। जो इस्लामिक कंट्रीज है, आप सोचिए कि खाड़ी देश 13 खाड़ी देश जिन पर लगातार ईरान भी अटैक करे, और इसी वजह से यूएई को सामने आकर के कहना पड़ा कि ईरान अपने पड़ोसियों को टारगेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां पर यह भी कहा गया कि जब आप बड़ी बड़ी इमारतों पर हमला करते हैं तो उन देशों को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि यूएई की तरफ से यह भी बात कही गई है कि कई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। सऊदी अरब भी यही कह रहा है। कुवैत से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। बहरीन में भी लगातार आपने देखा कि कैसे हालात बने हैं। तो ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन पर लगातार हमला जारी है ईरान की तरफ से। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, ईरान ने कहा कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। आप सोचे कि इजराइल और अमेरिका से दूरी जरूर हो जाती है, लेकिन मिडिल ईस्ट के जो बाकी कंट्रीज है उससे इतनी दूरी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त कर्नल यूके राठौर भी यूएस राठौर भी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में। सर आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इन तस्वीरों को देखकर क्या रमजान के महीने में डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से इस बात में सफल हुए कि मुस्लिम देश को ही आपस में उन्होंने भिड़ा दिया? देखिए, अभी जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है, खास करके एपिक फ्यूरी या बोलिए रोरिंग लायन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। ईरान की यहाँ पर स्ट्रेटजी ये है कि पर्शियन गल्फ में या गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एक सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा करे, ताकि यहाँ से न तेल जाए न बाकी तिजारत हो और इकनॉमिक क्राइसिस पैदा हो। और दूसरी चीज़ जो ईरान कर रहा है वो ये कर रहा है कि यहाँ की सप्लाई चेन को बाधित कर दे। अमेरिका कहता है कि हमारे दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम खोलेंगे, जहाज आ सकते हैं, तेल ले जा सकते हैं। तो उसके जवाब में ईरान ने क्या करना शुरू किया है, ऑयल फील्ड को निशाना बना रहा है, वो रिफाइनरीज को बना रहा है, और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं इनके जो ग्राउंड के ऊपर क्रूड ऑयल के स्टॉक्स रखे हैं उनके ऊपर निशाना बना रहा है। इस पैनिक की वजह से यहाँ से स्टाफ भी, पर्सनल भी रीलोकेट हो गए हैं, भगा दिए गए हैं। तो अगर वहाँ पर आइए कोई, अगर अमेरिका कर भी देता है कि आप हमारे बूते पे पर्शियन गल्फ के अंदर आइए, तो क्या लेके जाएंगे? तो सप्लाई चेन को बाधित किया है, सिक्योरिटी सिचुएशन को उसने खराब किया है, और इसकी वजह से आप सही कह रही हैं, रमजान का महीना चल रहा है और खास करके सारे गल्फ नेशंस को उसने टारगेट किया है। अभी लेटेस्ट ऑन द लिस्ट है इराक। इराक में अभी तक ईरान ने टारगेटिंग नहीं की थी, लेकिन सदर्न इराक के ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट किया है। और ऊपर अगर हम जाएं कुर्दिस्तान में इरबिल के ऊपर भी अटैक किया है। और आपको याद होगा कल अजरबैजान में भी अटैक हुआ था, जिसको अजरबैजान ने
एक आतंकवादी हमला लेकिन कहा उसका तो है एक ईरान पहलू ये द्वारा। भी है कि कुर्दों की आड़ लेकर के अमेरिका ईरान के विरुद्ध उनको तैयार करना चाहता था, क्योंकि ये तो वही ग्रुप है ना जो कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहा है ईरान से। मैं लौटूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर है, तेल अवीव को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान के हमले का इजराइल ने जवाब भी दिया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। राजधानी तेल अवीव में साइरन की आवाज सुनाई दे रही। ईरानी हमलों को एयर डिफेंस ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी बात ये है वीके जेटली सर कि लगातार दोनों तरफ से अटैक जारी है। वहां पर तेहरान पर हमला होता है, दूसरी तरफ ईरान ने कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ये कुव्वत आ कहां से रही है और गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाने का क्या मकसद है ईरान का? देखिए, ईरान गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक करके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। जैसा अभी राठौर साहब ने बताया कि उन्होंने कितनी रिफाइनरीज को तबाह कर दिया है, जो तेल के भंडार थे उनको भी तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान को ये नहीं समझ आ रही कि जब वो सब इतने अटैक कर रहा है तो ईरान खुद भी तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ईरान की पूरी डिपेंडेंसी जो है उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। उसका ऑयल चाइना में मैक्सिमम 80% से 90% चाइना को जो एक्सपोर्ट होता है ईरान का ऑयल, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। अगर वो खुद भी नहीं कर पाया तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ईरान सर्वाइव कैसे करेगा? तो ईरान की बड़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि कभी वो कहता है कि हम इसको ब्लॉक करेंगे, कभी कहता नहीं ब्लॉक नहीं करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंश्योरेंस एजेंसीज जो मेनली लंदन में बैठी हुई हैं यूके के अंदर, उन सब ने इनकी इंश्योरेंस ही ऑलमोस्ट फ्रीज कर दी है कि यदि आप वार जोन के अंदर हैं तो आपका इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है। तो उस कारण से शिप्स जो हैं वो लगभग अटके हुए हैं। सिर्फ 10% शिप्स जो हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन 10% सफिशिएंट नहीं है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इस समय ऑयल की तंगी शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। जैसे जैसे उनके टारगेट जो हैं, उनके स्टॉक्स जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू होंगे तो रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज जैसे हिंदुस्तान में एलपीजी का रेट बढ़ गया है, गैस का ऑलरेडी, पेट्रोल का भी शायद थोड़े दिनों में बढ़ जाएगा। बट फिर भी मैं समझता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में स्थिति काफ़ी बहुत ही अच्छी है। हाँ, और इसी वजह से बाकायदा क्योंकि खबर जब ये आई कि अफवाह जब उड़ी कि पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे तो हमने देखा था कि कैसे भीड़ लगी। लेकिन ये कहा गया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 23वें फेज में अमेरिका के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। नई पीढ़ी की मिसाइलों से ईरान ने अटैक किया। IRCG ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की पुष्टि कर दी है। आपको बताते चले कि ड्रोन और मिसाइल हमला करने की पुष्टि की गई है। तो जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बाकायदा हम पूरी तरीके से जवाब दे रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा किस तरीके से वहां पर मस्जिद में बाकायदा झंडा लगा दिया गया था, जिसके जरिए संदेश देने की कोशिश की गई थी कि खून का पुतला खून। लेकिन राठौर सर, हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कल्पना की होगी अमेरिका ने कि ईरान इस तरीके से पलटवार करेगा। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि क्या सुपर पावर अमेरिका ने ईरान की ताकत को आंकने में बड़ी भूल कर दी। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया कि वॉर चंद दिन या फिर हफ्ते नहीं बल्कि एक लंबे और विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को राजी नहीं है। उसने अमेरिका की घेराबंदी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिर क्या है ईरान का वो सीक्रेट प्लान जिससे अमेरिकी ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा है? ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझना जरूरी है। IRGC की वो रणनीति जो कि इस महायुद्ध का रुख मोड़ सकती है, हम आपको वो समझा देते हैं। दरअसल IRGC का ट्रू प्रॉमिस 4 का 23वां स्टेज शुरू हो चुका है। इससे पहले भी स्टेज हुए। नई पीढ़ी की मिसाइलों और ड्रोन से एक साथ हमला की रणनीति है। ठोस और तरल ईंधन वाली एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए मिसाइल अटैक, कई टारगेट एक साथ भेदने वाली मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। ईरान के निशाने पर बहरीन का शेख ईसा अमेरिकी बेस भी है। कुवैत के जुफैर और अली अल सलेम बेस पर भी निशाना है। जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। IRGC का दावा है कि ऑपरेशन में अमेरिकी टारगेट पर अटैक, ड्रोन, मिसाइल कॉम्बो से अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये IRGC की तरफ से कहा गया है। और राठौर से वही सवाल कि क्या अमेरिका ने इतना सोचा होगा कि ईरान इस तरीके से मुकाबला करेगा और ये बता देगा कि हमें वेनेजुएला समझने की भूल ना करे? देखिए, अमेरिका के टारगेट्स क्या हैं ईरान के लिए ये समझना चाहिए। ईरान से अमेरिका बहुत दूर है और अभी तक की जो खबरें हैं, इंटेलिजेंस है, ईरान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो कि मेन लैंड अमेरिका में जाकर अटैक कर सके। तो बचते क्या टारगेट हैं? टारगेट बचते हैं गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिकन जो भी हैं, चाहे उनके कॉन्सुलेट हों या उनके अड्डे हों, चाहे नौसेना का अड्डा हो, चाहे सेना की अड्डा हो या उनके एयर बेसेस हों, या जो समुद्र में तैरते हुए अमेरिकन नेवी एसेट्स हैं, चाहे उनका वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो
या छोटे शिप्स हो, ये अमेरिकन टारगेट्स हैं यहाँ पर जिनको कि ईरान टारगेट कर रहा है और इसमें वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आपने कहा था ना कि गल्फ कंट्रीज को क्यों निशाना बना रहे, गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाने के पीछे ईरान का तर्क यही है कि अगर तुम अमेरिका को पनाह दोगे, अमेरिका का रडार लगाओगे, अमेरिका की सैन्य, चाहे वो 5th फ्लीट हो, चाहे सेंट्रल कमांड का ऑफिस हो या उनका हेडक्वार्टर हो, तो हम तुम्हें टारगेट करेंगे। और वही टारगेट करके उन्होंने दिखाया। लोग कह नहीं रहे हैं लेकिन बताया जाता है कि इन ऑपरेशंस में अमेरिका को शदीद नुकसान भी हुआ है। अब बात आती है कि ईरान की स्ट्रेटजी क्या है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कमी जरूर आई है, लेकिन ईरान की ये क्षमता खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। और ईरान जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, इजराइल को, अमेरिका को और गल्फ कंट्रीज को धीरे धीरे टारगेट करता रहेगा। एक जगह आपने कहा था तरल ईंधन वाली मिसाइल। तरल ईंधन वाली मिसाइल जो होती है वो लो जनरेशन की होती है। अभी तक ईरान उनका इस्तेमाल करता आया है। अब ईरान की मिसाइलें जो चल रही हैं वो ठोस ईंधन वाली हैं। ठोस ईंधन वाली मिसाइल बहुत जल्दी फायर होती हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, दूर तक जाती हैं। ईरान अब उनका इस्तेमाल उसने शुरू किया है। आपने देखा है इजराइल के आसमान पर आप क्लस्टर बम्स देखे हैं आपने कल, जब खुले हैं 100 से ऊपर खुले हैं, तो ये जब 100 गिरते हैं तो नीचे आयरन डोम के 100 मिसाइल चलते हैं उसको करने के लिए। ईरान को लेकर के तो कहा जाता है कि मिसाइल और ड्रोन के मामले में बहुत पावरफुल हो जाता है। मैं लौट रही हूँ, मैं इस पर जेटी सर आपका भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज है जंग से जुड़ी हुई, जरा वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। इराक के इरबिल में ईरान ने फिर से हमला किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक इस बार किया गया। अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश हुई। अमेरिकी सेना ने हालांकि ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो बाकी के मुल्क है वो भी इसकी चपेट में आ गए। इरबिल का ये पूरा इलाका है जिसका जिक्र से पहले राठौर सर आप कर भी रहे थे कि किस तरीके से वहां पर भी लगातार अटैक जारी है। वो तमाम इलाके, गल्फ कंट्रीज के वो तमाम हिस्से जिस पर ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन जेडी सर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो सिनेरियो है, एक तरफ अमेरिका ने पूरा डीकैपिटलाइज कर दिया, जो टॉप लीडरशिप है ईरान की इसको पूरा खत्म कर दिया, लेकिन जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, क्या अमेरिका को ये पता होगा कि इस तरीके से उसे भी नुकसान हो सकता है? देखिए, यूएस और इजराइल की बहुत बड़ी सफलता उनको पहले ही दिन मिल गई थी, जब उन्होंने उनके टॉप की 48 लीडर, जिसमें कि खुमैनी खुद भी था, उन सबको मार गिराया था पहले 24 घंटे में। ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। और उसके बाद भी जिस प्रकार से उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 50% से ज्यादा उनकी मिसाइलों का स्टॉक जो है उसको खत्म कर दिया है। कितने ही उनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, असेंबलिंग फैसिलिटीज हैं, उनको भी खत्म कर दिया है। तो ईरान जो है इसमें बुखलाया हुआ है। तो बचा खुचा जो भी उनके पास सामान है वो दबा करके अटैक कर रहा है। जैसे कल उन्होंने क्लस्टर बम्स जो कि मिसाइल के द्वारा छोड़े जाते हैं उनको प्रयोग किया तेल अवीव के ऊपर। नाउ ये सब चीजें वो करेगा, जो जो उसके पास स्टॉक है एक के बाद एक फेंकेगा। मुझे लगता है कि उनका पूरा का पूरा स्टॉक एक अगले हफ्ते या 10 दिन में समाप्त होने की कगार पे आ जाएगा और उसके बाद एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। लेकिन सर, अमेरिका को भी तो नुकसान हो रहा है ना, मतलब हमने तो तस्वीर देखी कि उसके सैनिकों की भी जान गई है। बिल्कुल, नुकसान तो देखिए जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से होगा। ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का भी कम से कम उसके मुकाबले में 20% नुकसान तो होगा ही होगा। तो उसके भी सैनिक मरेंगे, उनकी भी बिल्डिंगें तबाह होंगी, उनके भी सैनिक दोनों तरफ से मरेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और ये बात तो हर कोई मुझे लगता है कि इससे इत्तेफाक रखेगा, कि जंग में कोई हारे या कोई जीते, राजनेता हारते हैं जीतते हैं, लेकिन असल में आम जनता मरती है और वो भुगतती है। एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी बता देते हैं। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का बड़ा दावा। युद्ध के पहले हफ्ते 3000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया। हम हमले की गति धीमी नहीं होने देंगे, ये अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है। और अमेरिका ने फर्स्ट डे से इस बात का जिक्र किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर के जो विरोध, एक तरफ बातचीत चल रही थी और उसी के बाद एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि युद्ध के पहले हफ्ते 3000 से अधिक ठिकानों पर हमने हमला किया है। हम हमले की गति धीमी नहीं होने देंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। राठौर सर, आपका इसमें एक रिएक्शन, क्योंकि अमेरिका तो ये बार बार कह रहा है और हाल में ट्रंप का स्टेटमेंट भी सामने आया कि हम खामेनेई के उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनेई को हम मानने को तैयार नहीं है कि वो उनके उत्तराधिकारी, मतलब रिजीम चेंज के तौर पर से नहीं देख रहा है अमेरिका।
देखिए, जो रिजीम चेंज का उद्देश्य था उसमें वो कह रहे हैं कि मुजफ्फर खमैनी को हम नहीं मानेंगे, और उन्होंने कहा है कि अगला लीडर जो चुना जाएगा उसमें अमेरिका की स्वीकृति होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। ये ट्रंप महोदय का बयान है, लेकिन किस तरीके की स्वीकृति या भागीदारी के बारे में वो सोच रहे हैं वो पता नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में था कि यहाँ पर अगर यहाँ विद्रोह होता है, जनता सड़कों पे उतरती है और ये जो व्यवस्था है टूट जाती है, तो अमेरिका का एक से होगा, यहाँ पर कौन राज करेगा। लेकिन उनके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, और जो उनका असेसमेंट था ईरान के प्रति कि जैसे पहला बम फायर होगा वहां जनता और सर विद्रोह अमेरिका करेगी, का ये इतिहास भी रहा है कि कोई नतीजा नहीं निकला है, चाहे वो जितने भी युद्ध छेड़ ले, चाहे वो वेनेजुएला के साथ हो या फिर अफगानिस्तान के साथ हो, 20 साल तक सत्ता मिली ही नहीं। एक और बड़ी खबर है महायुद्ध से जुड़ी उस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत हुई, दोनों पक्ष अपनी दुश्मनी और लड़ाई को अभी बंद करें, पुतिन कह रहे हैं। समस्या का समाधान बमबारी या फिर हमला नहीं, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। बातचीत के जरिए अमेरिका ईरान गतिरोध दूर करे, ये भी पुतिन कह रहे। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, अमेरिका के रक्षा सचिव का रशिया पर निशाना, ईरान की मदद कर रहा है रूस, ये पीट हेगसेथ ने कहा। अमेरिकी ठिकानों की जानकारी ईरान को दे दी गई है, यूएस की गतिविधियां ईरान तक पहुंचा रहा है रशिया, ये बात लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा सचिव है पीट हेगसेथ, जिन्होंने कहा कि हम हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जेटली से इस पर आपका एक रिएक्शन? एक तरफ रशिया कह रहा है कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि आप तो भाई सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। देखिए, मुझे पुतिन की स्टेटमेंट के ऊपर हंसी भी आ रही है कि वो जो सीख ईरान और अमेरिका को दे रहा है कि बमबारी से कोई हल नहीं निकलने वाला, और खुद यूक्रेन के साथ पिछले 4 साल से भिड़ा हुआ है, तो इसलिए उनकी ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ी हास्यास्पद लग रही है। खैर, जो भी है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे देखा जाए तो युद्ध जो है आजकल के जमाने में वो उसका सोल्यूशन नहीं है। किसी भी डायलॉग और डिप्लोमेसी, उसके द्वारा यदि समस्याओं का समाधान हो सकता है तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कई बार जब डायलॉग फेल हो जाए, डिप्लोमेसी फेल हो जाए, तो उसके बाद फिर युद्ध करना ही पड़ता है। सिचुएशन है कि डायलॉग कौन करेगा। मैं अक्सर आपको माफी का रोक रही हूं। और बड़ी खबर है, ईरान के साथ जंग में अमेरिका की धमकी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने ईरान को धमकी दी है, हमें कोई खतरे में नहीं डाल रहा है, ये पीट हेगसेथ ने कहा। हम दूसरे को खतरे में डालते हैं, यही हमारा काम है, जिंदा रहने की चिंता सिर्फ ईरानियों को, ये उनकी तरफ से बात कही गई है। तो देखिए किस तरीके से लगातार स्टेटमेंट्स का दौर जारी है, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जंग कहां जाकर थमेगी।